हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को चाइना एंड जापान हिस्ट्री के बारे में। इसमें बताऊंगा आपको चीन की राज क्रांति के बारे में जो 1911 ईस्वी में हुई थी। और क्या बताऊं आपको, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, चीन की जो राज क्रांति हुई थी 1911 ईस्वी में, इन जिस समय यह क्रांति हुई थी उस टाइम चीन की क्या परिस्थिति थी, आखिर चीनी राज क्रांति क्यों हुई थी, क्या कारण थी, क्या भौगोलिक दशा थी, इन सभी बातों का चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चीनी राज क्रांति जो हुई थी, ये राज क्रांति चीन के लोगों के द्वारा किया गया था, चीन की जनता के द्वारा किया गया था। आखिर क्यों किया गया था, जनता में इतना कैसे आक्रोश आ गई थी कि वो क्रांति पर उतर गए और सरकार के खिलाफ बगावत आ गए और सरकार को उखाड़ फेंके, मंचू सम्राट को उखाड़ फेंके चाइना से। दोस्तों, उन्हीं को बताएंगे। उनके बहुत सारी परिस्थितियां थी जो कि चीन के लोगों को मजबूर कर दिया था क्रांति करने के लिए। तो पहली परिस्थिति दोस्तों हम बात करते हैं कृषि की। देखिए दोस्तों, कहीं भी क्रांति होती है सर्वप्रथम मुद्दा कृषि का ही आता है, क्योंकि कृषि कोई भी देश का रीढ़ हुआ करता है। मतलब मैक्सिमम जनसंख्या उसी पर डिपेंड हुआ करता है। वही हाल था 1911 ईस्वी में चीन की 90% जनता, लगभग 90% जनता, 90% जनसंख्या कृषि के ऊपर डिपेंड था। और कृषि की स्थिति ऐसी थी, मतलब कि भूखमरी आ गई थी। एक तरह से कहे तो चीन की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन कृषि का उत्पादन क्षमता घटते जा रहा था। और सब देश में आधुनिकीकरण हो चुका था, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ करता था, नए नए जो टेक्निकल कार्य से मतलब कि उत्पाद बढ़ा सकते थे, प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे, वो सभी से ये लोग अवगत नहीं थे। उन कमी क्या था कि चीन के जो सम्राट थे, मंचू वंश के जो सम्राट थे, वो इनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, जिन कारण से उन लोग को आक्रोश आ रही थी। जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था, प्रोड्यूस अधिक नहीं कर पा रहे थे, लोग के और जनता के ऊपर और ज्यादा कर बढ़ता जा रहा था दोस्तों। और जो है दोस्तों, कर बढ़ने के साथ साथ वहां की जनसंख्या में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होने लगी, उपजाऊ कम होने लगा, वहां भूखमरी जैसी हालत उत्पन्न हो गई, अकाल पड़ने लगा, प्रकृति भी साथ नहीं देता था तो उन लोग को दोस्तों। आपदा प्रकृति उन लोगों को बहुत ज्यादा सताने लगी, क्योंकि 1911 ईस्वी में दोस्तों एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जो 40 साल में सबसे ज्यादा भयानक बाढ़ उसको कहा जाता है। उसमें इतना भयानक रूप में बाढ़ था कि फसल उस साल का चौपट हो गया, समाप्त हो गया, जिस कारण से दोस्तों 6 लाख गांव परिवार ऐसे थे, लगभग 3 लाख से अधिक लोग भूख के शिकार हो गए, भूखमरी से मरने लगे, किसान कर्ज से डूबने लगे, किसान अब अपने कर को देने के लिए जमीन बेचने लगे, अब वो लेबर मजदूर की गिनती में आने लगे। ये सभी दोस्तों पहला कारण में आप लिख सकते हैं कृषि इतना कुछ होने के बावजूद भी कृषि में कोई सुधार नहीं किया गया। वहां के सम्राट इनके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया करता था। तो पहला कृषि आप फैक्ट कर सकते हैं, कृषि। दूसरा दोस्तों आर्थिक कारण। आर्थिक क्या है दोस्तों, चीन की स्थिति आर्थिक मामले में भी काफी पिछड़ गई थी, क्योंकि उस पर पूर्ण रूपेण विदेशियों लोगों का कब्जा हो गया था। जब प्रथम अफीम युद्ध से पहले की देखते हैं तो चीन की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, काफी परिपूर्ण थी, लेकिन अफीम युद्ध के बाद से जब से इन पे कर्ज लगाया गया, हर्जाना लिया गया इनसे, तो तब से इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती गई। यहाँ पे विदेशियों का आगमन बढ़ता गया, विदेशियों का वर्चस्व बढ़ता गया, अपना अधिकार का दुरुपयोग करता गया, इनकी सभी यातायात सुविधा, कर सुविधा, ये सभी जितना था सब अपने अधीन कर लिया। इनके पास जितना भी दोस्तों उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क जितना पैसा आता था, जितना टैक्स कलेक्ट होता था, ये सभी कर्ज में ही, अपना कर्ज चुकाने में ही सारा पैसा खत्म हो जाता था इनका, जिस कारण से दोस्तों इसका मतलब कि आर्थिक उठ ही नहीं पा रहा था, दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा था। वहां की जनता सम्राट से यह एक भावना बनाकर रखी थी, एक आशा बनाकर रखी थी कि सम्राट कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन सम्राट सब कुछ करने में विफल थी, एकदम कमजोर सी पड़ गई थी। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहे थे, कोई भी क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। दिन प्रतिदिन गिरती हुई स्थिति को देखते हुए जनता ने ठान लिया कि अब हम लोग बगावत करेंगे, अब हम लोग क्रांति करेंगे, तभी कोई परिवर्तन ला सकता है, मंचू सम्राट को उखाड़ फेंकेंगे तभी कोई परिवर्तन आ सकता है। यह भी एक दोस्तों कारण रहा, आर्थिक पिछड़ापन भी एक कारण रहा फ्रांस की राज क्रांति की। दोस्तों तीसरा कारण नोट कर सकते हैं, चीनियों का विदेश में आवास या चीनी नागरिकों का विदेशों में जो रहता था, जो चीनी नागरिक थे दोस्तों
ये विदेश में रहा करते थे। 1911 की बात है, जिस टाइम चीनी में मतलब कि आर्थिक काफी तंगी हो गई थी, कृषि घाटा में चल गया था, तो जिस कारण से दोस्तों वहाँ के लोग अपना आजीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाने लगे। और 1911 ईस्वी में दोस्तों अमेरिका को भी सख्त जरूरत थी लेबर मजदूरों को काम करवाने के लिए, तो वहाँ भी द्वार खुल गई थी। लेकिन 3 लाख चीनियों तक को लिया, फिर जाके वो वहाँ बंद कर दिया चीनियों का आना। तो फिर उन लोगों ने हवाई द्वीप, मलाई द्वीप, फिर कनाडा, सिंगापुर इत्यादि जगह चीनी लोग जाने लगे काम करने के लिए। उस टाइम एक आंकड़ा के अनुसार दोस्तों 25 लाख चीनी विदेश में काम करते थे, और विदेश में काम करने से भारी रकम उसको प्राप्त होता था, और उन रकम को वह चीन अपने परिवार को भेजते थे, उनकी परिवार की हालत दशा ताकि अच्छी हो सके, अच्छी ढंग से चल सके, और कुछ पैसे को, कुछ राशि को राज्य, जो उस राज्य का क्रांतिकारी थे उनको भेजा करते थे, ताकि वो अपना आंदोलन जारी रख सके, एक बैकग्राउंड तैयार कर सके, ताकि एक साथ बगावत करके मंजू सम्राट को हटा सके। उन लोगों की सहायता से भी दोस्तों यह क्रांति सफल होने में बहुत हद तक माना जाता है। अब चौथा कारण दोस्तों हम नोट कर सकते हैं, विदेशी शिक्षा या विदेश शिक्षा। चीनी के जो मतलब नवयुवक लोग थे, ये लोग जो विदेश में या जापान जाया करते थे अधिकतर मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वहां ग्रहण करते वक्त जो राजक्रांति या कोई संगठन से जुड़ा करते थे, वहां के जो विचार विमर्श का आदान प्रदान हुआ करता था, इन लोगों को काफी मतलब वहां की जानकारी मिली, जिस कारण से दोस्तों वहां पे काफी ये लोग मैच्योरिटी के साथ में अपना एक योग मानसिकता के साथ वो लोग वापस लौटा। जो वापस लौटा था शिक्षा ग्रहण करके, वहाँ वो लोग तो नौकरी चाहिए उन लोगों को, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाता था, जिस कारण से इन लोगों को निराश होना पड़ता था। और निराश होकर के दोस्तों इन लोगों को क्रांतिकारी की पद्धति चलना स्टार्ट कर देता था। सभी लोग वहाँ के लोग को, जनता को भड़काने लगता था, उत्साहित करने लगता था, ताकि सम्राट के प्रति अपना क्रोध दिखा सके, अपना आक्रोश दिखा सके और चीन में क्रांति हो। यह भी दोस्तों एक क्रांति का कारण रहा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट कारण बात कर सकते हैं आपको, विदेशियों का आने से विचारों का आगमन, नए विचारों का आगमन या आधुनिक विचारों का आगमन। जैसे दोस्तों कि चीन के जो बंदरगाह थे, बंदरगाह सब पे पश्चिमी देशों के जो भी राष्ट्र के लोग आते थे, व्यापारी आते थे, उन लोगों का विचार चीनियों के आम लोगों के साथ में आदान प्रदान होता था। आदान प्रदान का मतलब क्या, वो लोग जो अपना विचार दिया करते थे, अन्य सभी देशों में इस प्रकार की नहीं थी, कब्जाहट नहीं थी, इस तरह अधिकार नहीं था, तो उन लोग भातृत्व की भावना, राष्ट्रीय जागरण की भावना की बात करता था, जिस कारण से इन लोगों के अंदर में राष्ट्रीयकरण की भावना आई, बंधुत्व का भावना आया, जो सभी लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार हो गया था। ये भी दोस्तों एक कारण बहुत हद तक सफल माना जाता है। नेक्स्ट कारण दोस्तों हम बात कर सकते हैं प्रेस के बारे में, राष्ट्रीय प्रेस के बारे में। जो प्रेस की प्रभुता के कारण भी चीन में यह क्रांति होने में सफल हो पाया, क्योंकि प्रेस वाला जो था, जो पत्रकार था, वो प्रतिदिन चीन के जो सम्राट थे, मंचू सम्राट, उनके प्रति कुछ न कुछ ऐसी बातें लिखती थी जिससे जनता भड़क उठे, जनता में एकता आए और इनके खिलाफ बगावत करे। वो प्रत्येक दिन कुछ न कुछ लिख के भेजा करती थी। चीन के मंचू सम्राट को हटा देने के बाद ही चीन की स्थिति अच्छी होगी, अन्यथा इनकी हर एक क्षेत्र में प्रत्येक दिन यह डूबता चला जाएगा। अब दोस्तों मजदूर वर्ग की स्थिति, दोस्तों बात करें यह, जब उस टाइम एक आंकलन क्या कहता कि 25 लाख लोग मतलब कि चीनी नागरिक विदेश में कमा रहे थे, जाके अपना एक भारी रकम जमा कर रहे थे, वहीं और नागरिक चाह रहे थे कि बाहर जाने के लिए, लेकिन सभी देशों ने दरवाजा बंद कर दिया था, जिस कारण से जो मजदूर वर्ग चीन में था वो भूख के कारण और ज्यादा मतलब उत्साहित हो गए थे कि हमको कुछ करना है या अपने परिवार के लिए, इनसे अच्छा कि चलो क्रांतिकारी बन के ही क्रांतिकारी सहयोग करे और सरकार के प्रति आक्रोश जताए और क्या क्या षड्यंत्र रचने में वो भी अपना योगदान देने लगे। चीन के सम्राट के प्रति षड्यंत्र रचने लगे, और वहाँ के जो विदेशी नागरिक आते थे, चीनी नागरिक आते थे विदेश से, अपने जैसे कि कोई अमेरिका से आया, वहाँ की बातों को वो शेयर क्या करते थे, किस प्रकार से वहाँ की शासन प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली है, इनसे इन लोगों को अपने देश के खोखलापन के बारे में पता चलता था दोस्तों। अब नेक्स्ट कारण के रूप में दोस्तों आप बात कर सकते हैं उसकी राजनीतिक कारण में भी दोस्तों यहाँ राजनीतिक अभाव देखने के लिए मिलता था, क्योंकि एक ही सम्राट था, मंचू सम्राट, उनके खिलाफ कोई बगावत नहीं करता था, क्योंकि काफी शक्ति प्रणाली से यह चला करता था। दोस्तों राजनीतिक दल का संगठन एक बड़ा कारण के रूप में आप नोट कर सकते हैं कि राजनीतिक दल का संगठन, जो राजनीतिक दल था उनका जो संगठन हुआ वो चीनी सम्राट को उखाड़ फेंकने में बहुत हद तक योगदान दिया, क्योंकि जो बहुत सारे संगठन, बहुत सारे राजनीतिक दल का स्थापना हुआ, उसमें था एक
तुंगमेंग हुई, जो डॉक्टर सन्यात सेन ने स्थापना किया था। डॉक्टर सन्यात सेन की स्थापना से इसको बहुत बड़ी नींव मिली, नवयुवकों का एक संघ मिला जो कि मंचू सम्राट को अंततः उखाड़ फेंकने में सफलता हासिल करता है, डॉक्टर सन्यात सेन का। दोस्तों ये सभी कारण है, ये सभी परिस्थिति कहिए, कारण कहिए, इस क्रांति होने का, राजक्रांति होने का। उस टाइम की दशा थी, आर्थिक पिछड़ापन था, कृषि गया गुजरा हुआ था, शिक्षा का अभाव था। इसके बाद दोस्तों प्रेस आने के कारण भी हो गया और आधुनिक विचार के आने से हो गया, नए विचारों के आगमन से हुआ। और डॉक्टर सन्यात सेन की अपनी कूटनीतिक, अपने एक क्या कहे दोस्तों, समृद्ध, अपनी एक कर्मठ जो था, उसके अंदर एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, वो उसको लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ, ये चिमनी सम्राट को उखाड़ फेंक सकता हूँ। तो वो अपनी जो एक सोचे थे, अंदर जो हौसला बनाए थे, उस पर वो खरा उतरे और अंततः 1911 ईस्वी में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है। बहुत बड़ी क्रांति क्या आप कहें उसको, बहुत भयानक लेवल का, बहुत बड़े पैमाने पर यह क्रांति होती है और चीनी सम्राट मंचू सम्राट को उखाड़ फेंकती है, जड़ से मिटा डालती है। और यहीं पे राजक्रांति का एक बड़ा पैमाना मंचू सम्राट के विनाश का कारण बनता है और मंचू सम्राट अंततः चीन से उखड़ जाता है, विनाश होके समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये सभी परिस्थितियां थी, ये सभी कारण समझिए, परिस्थिति समझिए चीनी राजक्रांति की। मैं आशा करता हूँ ये जो एक्सप्लेनेशन थी आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ।